डिफरेंशिएशन टेक्निक जो हमने कल लास्ट क्लास में सीखी थी, उसमें सिंपल सी ये टेक्निक कि अगर x टू द पावर n y है तो dy बाय dx n x टू द पावर n माइनस 1 है, और कैसा भी टर्म हो सकता है प्लस माइनस में, तो हम उसको ईच टर्म को हम सेपरेटली डील करेंगे। आपको इस तरह का एक असाइनमेंट भी दिया, वो आपने प्रैक्टिस किया होगा। सपोज ये y है तो dy बाय dx क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। तो जैसे किसी एक एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी जो टेक्निक ऑफ डिफरेंशिएशन सीखी है उसको अप्लाई करके इस रिलेशनशिप को डिफरेंशिएट किया, तो पर्पस क्या है वो तो बाद में समझेंगे। लेकिन मैथ्स में डिफरेंशिएट करने के बाद फर्दर डिफरेंशिएट करने का भी एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, यानी आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सप्रेशन ऑफ dy बाय dx आता है, जो कि इस ग्राफ का किसी एक्स पर स्लोप भी बताता है। नाउ नेक्स्ट एक पॉइंट है कि जो आपने डिफरेंशिएट किया, जो टेक्निक आपने इस फंक्शन पर लगाई थी वही टेक्निक आप इस पर दोबारा से लगाएं, उसको बोलते हैं एक बार और डिफरेंशिएट करना, डबल डिफरेंशिएट करना। और ये y से एक बार डिफरेंशिएट होकर क्या बना, dy बाय dx। जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो जो बनता है उसको बोलते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। और जैसे टेक्निक यहां लगी थी वैसे ही फिर दोबारा लगाना, यानी एक बार और डिफरेंशिएट करना। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर तो 2x टू द पावर 1 प्लस 6x का 6 बाहर, x का बना 1, और ये कांस्टेंट टर्म तो ये 0, यानी आपके पास डबल डिफरेंशिएशन अगर y ये है तो d2y बाय dx स्क्वायर क्या है, आंसर है 6x प्लस 6। एक बार डिफरेंशिएट करके हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है उसको, वो हमें स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। डबल डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर डबल डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना अभी वो आप समझो कि आप जो टेक्निक यहां लगाते हो वही टेक्निक दोबारा इस पर अप्लाई हो जाती है। तो एक और एग्जांपल ऐसा देख लीजिए, y है 4x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, और स्ट्रेट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर। तो इस y को डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड इज dy बाय dx, राइट हैंड साइड 4 3x टू द पावर 2 माइनस 6 2x टू द पावर 1 प्लस 7, x का क्या आ जाता है 1, और ये क्या है 0। तो dy बाय dx सॉल्व हो रहा है 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7, और एक बार और डिफरेंशिएट करना, यानी d2y बाय dx स्क्वायर, तो 12 बाहर, x स्क्वायर इज 2x टू द पावर 1 माइनस 12, x का हुआ 1 और 7 का है 0। तो d2y बाय dx स्क्वायर सॉल्व होकर बनेगा 24x माइनस 12। सिंपल केस है, खाली एक नई बात यह है कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, और इसको जो सेकंड डिफरेंशिएशन होता है उसको बोलते हैं d2y बाय dx स्क्वायर।
नेक्स्ट ये एक बात समझें कि अगर कहीं y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 6x ये होल पावर 5 है, हमारे पास ये प्लस माइनस में जितनी भी टर्म्स होती हैं हम हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन जैसे मान लो ये 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप इसको ओपन कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आपके पास ये एक्सप्रेशन कुछ ऐड होती हुई टर्म्स की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पावर 5 है और पावर कुछ भी हो सकती है, पावर 1/5 भी हो सकती है, यानी कहीं किसी स्टेज पर इसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अगर dy बाई डी एक्स ढूंढना है, केस है फाइंड dy बाई डी एक्स, तो क्या करना? तो बहुत सिंपल सी बात, अगर यहां सिंगल कोई टर्म होती, जैसे खाली y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 होता तो बहुत आसान था। तो हम इसको बोलते हैं कि आप जो भी ब्रैकेट में है उसको कुछ मान ले कि लेट 3x स्क्वायर प्लस 6x जो है ना ये इक्वल टू कुछ z है, एक नया वेरिएबल z, तो उससे जो y होगा वो z टू दी पावर 5 हो जाएगा। तो जैसे y और x था, अब ये y और z है, तो आप डिफरेंशिएशन टेक्निक से ही dy बाय dz लिख सकते हैं 5z टू दी पावर 4, बट हमें तो ढूंढना है dy बाय dx, और ये तो हमने अपनी तरफ से कुछ z मान लिया और z मान के ये कर दिया, तो ये हमारा आंसर नहीं है। कोई बात नहीं, dy बाय dz यहां सॉल्व कर लीजिए। अब यहां जो आपने z एज्यूम किया 3x स्क्वायर प्लस 6x, तो आप देखो ये सम ऑफ द टर्म्स है, यानी ये जो भी फंक्शन है इसका नाम y z कुछ भी हो सकता था। अब z है, z इज फंक्शन ऑफ x, तो आई कैन राइट dz बाय dx और इक्वल टू 3x स्क्वायर इज 2x प्लस 6 और x की जगह हो गया 1, तो dz बाय dx हमारे पास है 6x प्लस 6 और dy बाय dz हमारे पास है 5z टू दी पावर 4। अब देखो z आपने एज्यूम कर रखा है, z आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये बनेगा 5 3x स्क्वायर प्लस 6x पावर 4, ठीक है। अब dy बाय dx, अब देखो ये dy बाय dz है, dy बाय dz इफ मल्टीप्लाइड बाय dz बाय dx, तो ये बहुत इजीली समझ में आता है कि ये dz और ये dz कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा dy बाय dx, यानी आप दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 और 1 और 2 मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये dy बाय dx बनता है, और ये किसके इक्वल होगा 5 3x स्क्वायर प्लस 6x पावर 4, ये क्या है dy बाय dz, और ये क्या है 6x प्लस 6, तो ये आपके पास आंसर होगा। यानी आपने जब भी इस तरह से केस आएगा जो कि सम ऑफ द टर्म्स की फॉर्म में नहीं है, उस केस को कैसे डील करना, जो भी ब्रैकेट में है उसको कुछ z मान लीजिए और dz बाय dx करो, और ये y इन टर्म्स ऑफ z आ जाएगा, तो dy बाय dz करो और फिर उसमें वो z की टर्म्स में आएगा, z पुट कर दो, तो dy बाय dz इन टर्म्स ऑफ x है, dz बाय dx इन टर्म्स ऑफ x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके dy बाय dx आ जाएगा, ठीक है। वही बेसिक टेक्निक, बट उसमें फर्दर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं तो वो भी केसेस हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं।
एक आप ट्राई कर लें एग्जांपल। ये y गिवन है और क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाय dx। देखो ये अगर ब्रैकेट में लेकर के होल पावर 4 था तो ये खाली सम ऑफ द टर्म्स होता तो सीधा dy बाय dx सॉल्व हो जाना था, बट क्योंकि अब ये होल पावर है तो ये अलग अलग ऐड होती हुई टर्म्स नहीं है, यानी यही फंक्शन 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर मल्टीप्लाई हो करके सॉल्व करके ये सम ऑफ द टर्म्स बनेगा, तो वो तो बहुत लॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो वो ना करके आपने जो मैंने अभी मेथड सिखाया है उसी को फॉलो करना है। ब्रैकेट में जो भी कुछ है उसको z मान लीजिए कि लेट z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और यही एक बार सॉल्व करिए दो साथ ही साथ। व्हाट इज dz बाय dx? ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और यहां क्या बना y इक्वल टू z टू दी पावर 4, तो dy अपॉन dz इज 4z टू दी पावर 3, यानी 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x पावर 3, और dy बाय dz इंटू dz बाय dx, ये आपके पास 4 इंटू ये क्या है, ये है dy बाय dz, और ये क्या है, ये है dz बाय dx, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन गया, dy बाय dx, dy बाय dx। ठीक है, और एक केस ट्राई कर ले। इसमें सिंपल ये वही बात है, उसको बार बार हम जितने मर्जी केस बनाते जाएं। जैसे y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx। तो ये y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 1/2, तो जो ब्रैकेट में टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो उसको z मान लिया, तो यहां से dz बाय dx सॉल्व होता है 2x प्लस 1, और इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को z पुट कर दे, z पावर 1/2, तो dy बाय dz क्या बनेगा, 1/2z पावर 1/2 माइनस 1, सो इट इज 1/2z टू दी पावर माइनस 1/2, तो dy बाय dz ये आपके पास 1/2 रूट z है, ये माइनस के चलते अपॉन हो जाएगा और 1/2 से रूट आ जाएगा, तो यहां z पुट कर दें तो ये बना 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी dy बाय dx होना है dy बाय dz इंटू dz बाय dx, और dy बाय dz आपके पास है 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू dz बाय dx, what is that, 2x plus 1, so 2x plus 1
अपॉन ट्वाइस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है dy बाय dx। इसको ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसकी जो भी पावर है आपने इसको z मान लिया, dz बाय dx किया, ये y इन टर्म्स ऑफ z तो dy बाय dz किया, फाइनली z सब्स्टिट्यूट किया जिससे dy बाय dz इन टर्म्स ऑफ x आ गया। यहां से dz बाय dx इन टर्म्स ऑफ x है, फिर dy बाय dx चाहिए था हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx, तो जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। मल्टीप्लाई करें, एक तरह से dz dz कैंसिल हो रहा है, यहाँ बच क्या रहा है dy बाय dx, तो dy बाय dz पुट कर दिया, dz बाय dx पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ये आपके पास dy बाय dx। देखो इस डिफरेंशिएशन टेक्निक में हमारे पास थोड़ा और डिटेल में जाना है, लेकिन हम एक साथ उतनी डिटेल तक जाएंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता है। हम थोड़ा स्लो इसमें चलेंगे, हम हर क्लास में थोड़ा थोड़ा अब इसको डील करेंगे, और इन पैरेलल टू दैट हम थोड़ी फिजिक्स भी पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर फिजिक्स के पहले चैप्टर में ही, पहले टॉपिक में ही कहीं इस डिफरेंशिएशन टेक्निक का यूज है, तो फिर हम इसको उसका क्लब कर देंगे। मतलब आपसे ऑनवर्ड्स में जो क्लास होनी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में और आपको एडवांस ले जाएंगे और फिजिक्स का कुछ पार्ट करेंगे। तो बाय द टाइम हम फिजिक्स के उस पार्ट तक पहुंचेंगे जहां डिफरेंशिएशन यूज होना है, तब तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जितना आपको कराया है इसी के लिए फिर आज एक प्रैक्टिस असाइनमेंट साथ में है, उसको प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा एक ग्रिप ले लें डिफरेंशिएशन के ऊपर। नेक्स्ट देखो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स में, इट इज काइनेमेटिक्स। Kinematics deals with the motion of objects. Motion of objects. अब थोड़ा सा हम जब थ्योरेटिकल बातें करते हैं, एज सब्जेक्ट एक चीज को पढ़ना है तो थोड़ा सा हमें बहुत रिफाइंड एक बात करनी पड़ती है। जैसे हम एक वर्ड लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कैन बी कार, ऑब्जेक्ट कैन बी ए मैन, ऑब्जेक्ट कुछ भी एक बॉडी हो सकती है, लेकिन कोई भी बॉडी बिना वॉल्यूम के नहीं होती है। बॉडी हैज सम शेप, हैज सम वॉल्यूम, मींस बॉडी ऑक्यूपाइज स्पेस। तो जब भी हमें मोशन डिस्कस करना है, मोशन का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई विद टाइम, लेकिन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे हम मैथ्स में एक किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करना हो कि पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं और एक्स वाई प्लेन में एक ओरिजिन डिफाइन कर लेते हैं। देन वी एक्सप्लेन कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू इतना एक्स है, इतना वाई है। तो बिना ओरिजिन डिफाइन किए उस पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स डिफाइन नहीं हो सकते। अब क्योंकि स्पेस 3 डायमेंशनल है, यानी हमेशा आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 डायमेंशन होती हैं, तो 3 डायमेंशनल हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम एक्स वाई जेड बोलते हैं। मैथ्स का एक मॉडल हमने हेल्प लिया हुआ है टू अंडरस्टैंड द स्पेस, कि 3 डायमेंशनल स्पेस को हम एक्स वाई जेड, दीज आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ओरिजिन होगा और इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू कोई पोजीशन डिफाइन होगी। यानी मोशन को स्टडी करने से पहले हमें एक हाइपोथेटिकली एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन करना पड़ता है विथ सम ओरिजिन, विथ सम एक्स वाई जेड, सो दैट जिस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम स्टडी करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्सप्लेन हो सके। पोजीशन का मतलब क्या, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। वो कैसे एक्सप्लेन होंगे, इस
एक्स वाई जेड की हेल्प से। जैसे बहुत सिंपल सी बात, किसी एक रूम में आपके पास लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है। नाउ अगर उस रूम में कोई भी से इंसेक्ट इज फ्लाइंग, सो इट इज मूविंग इन स्पेस, लेकिन उस रूम में मूव होते हुए उसने कैसा पाथ फॉलो किया हुआ है, हाउ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम। तो आप उस रूम के एक कॉर्नर को 0 0 0 मान लीजिए, लेंथ को x मान लीजिए, ब्रेड्थ को y मान लीजिए और हाइट को z मान लीजिए। अब आपके पास उस रूम में उस इंसेक्ट की पोजीशन हर मोमेंट पर बदल रही है। उसकी पोजीशन स्टडी कैसे हुई कि उसका किसी मूवमेंट पर जो पोजीशन था वो क्या था। तो आंसर है कि वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली कोई x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स थे। तो इन जनरल हम जब भी मोशन स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं हमने इमेजिन किया होता है। इसको फिजिक्स में एक नाम दिया गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हमने किया किस पर्पस के लिए? टू स्टडी दी चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। अब क्योंकि टाइम हमें कोई क्लॉक ही बता सकती है कितना टाइम पास हो गया, अभी इस मोमेंट पे ये पोजीशन थी तो इसके 2 सेकंड बाद ये पोजीशन थी, तो 2 सेकंड पास हो गए, ये कोई क्लॉक ही रीड करेगी ना। तो फिजिक्स में क्लॉक को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इंक्लूड किया गया कि टू स्टडी द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट we define a frame of reference. Now what is a frame of reference? It is a 3-dimensional coordinate system जिसमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हमने कोई डिफाइन की हुई हैं, x, y, z, और उसमें एक ओरिजिन डिफाइन हो रखा है। Along with this, एक क्लॉक इज ऑल्सो देयर। तो क्लॉक की हेल्प से हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है वो हम स्टडी करेंगे। तो एक बेसिक सी बात समझ लीजिए आप, जो इन जनरल हम जब बोलते रहते हैं तो बार बार फ्रेम बोलते भी नहीं है, वो एक अंडरस्टूड सी बात रहती है कि जो भी मोशन स्टडी हो रहा है तो कोई फ्रेम तो लिया हुआ है। बट बिल्कुल बेसिक बात, ऑल्दो हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट 9th में पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको और रिफाइंड में पढ़ना है कि मोशन तो बाद में है, पहले बात होनी है कि पोजीशन क्या। अब हो सकता है कि पोजीशन चेंज ही ना होती हो टाइम के साथ, तो अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो उसको बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और अगर चेंज होगी, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे विद टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो ये बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन क्योंकि पोजीशन किसी ओरिजिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू ही डिफाइन हुई, जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम में आप हैं और आप रूम में एक पॉइंट पर यू आर स्टैंडिंग और सिटिंग, सो यू आर एट रेस्ट, यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन, लेकिन आपकी पोजीशन इस रूम में जो ओरिजिन लिया है या रूम में जो वॉल्स हैं या रूम की जो भी आपकी सराउंडिंग है उस सराउंडिंग से ऑब्जर्व की जा रही है तो चेंज नहीं हो रही है। बट आप इमेजिन करें कि आप अर्थ पर हैं और अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है, यानी कोई भी आपको मून से देखेगा तो वो तो रोटेट होते हुए, जैसे किसी राइड पर बैठते हैं हम, ऐसे हम अर्थ पर बैठे हुए हैं एक राइड पर और अर्थ घूम रही है, तो वो मून का ऑब्जर्वर मून पर से जो देखेगा वो आपको उस राइड पे घूमता हुआ देखेगा। लेकिन क्योंकि आप जिस रूम में हैं वो रूम भी घूम रहा है, तो रूम के विद रिस्पेक्ट टू आपकी पोजीशन या आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट है। लेकिन मून पर अगर मैं रेफरेंस ले लूं, मून पर मैं कोई ओरिजिन ले लूं, तो उस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू आपकी पोजीशन चेंजिंग है विद टाइम। यानी यहां से बहुत बेसिक बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, ये एब्सोल्युटली तो डिफाइन कभी हो ही नहीं सकती। ना कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली कभी रेस्ट में हो सकता है, ना ही वो मूविंग हो सकता है। ये सब एक ऑब्जर्वेशन है। आप
साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में होते हैं और किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू मूविंग होते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात, आप एक बस में जा रहे हैं, बस में और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आपके साथ वाली सीट पे जो बैठा है तो आपके विद रिस्पेक्ट टू वो रेस्ट में है, क्योंकि आपका उसका जो भी सेपरेशन है या जो भी पोजीशन है वो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, हर मोमेंट पे वही है। लेकिन बस रोड पर मूविंग है, तो रोड के विद रिस्पेक्ट टू आपके साथ में जो बैठा हुआ पर्सन है, रोड के विद रिस्पेक्ट टू वो मूविंग है, लेकिन बस के विद रिस्पेक्ट टू वो रेस्ट में है। यानी अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन रोड पे ले लेता हूं तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में हो गया, और अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन बस में ले लेता हूं तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो गया। तो एक ही ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूविंग हो सकता है और किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में हो सकता है। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट एक्सप्लेन नहीं होती है, और जो भी स्टेट एक्सप्लेन होती है वो उस फ्रेम के लिए ही होती है। द मोमेंट यू चेंज द फ्रेम तो वो स्टेट कुछ डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू स्टडी करते हैं। रेस्ट या मोशन बिना फ्रेम के डिफाइन नहीं होता है, एब्सोल्यूट ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये हमेशा रिलेटिव है, यानी ये हमेशा किसी फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू है। और जब हम पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्स वाई जेड है, तो हमें सिंपल सी बात मैथ्स में पता है कि एक्स वाई जेड तो एक पॉइंट होता है। तो जो मैंने इनिशियली बोला कि एक ऑब्जेक्ट तो एक वॉल्यूम है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट थोड़ी है। अगर मैं कार की बात करता हूं तो कार तो बहुत बड़ी है, उस कार की पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक पॉइंट थोड़ी है। दैट कार इज कवरिंग मेनी पॉइंट्स। सो हाउ कैन आई से कि इस कार की पोजीशन एक पॉइंट है? ये तभी हो सकता है जब मैं ये मानूं कि ये कार एक पॉइंट है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट बोलेंगे, चाहे वो कार हो चाहे वो बस हो, हमारे लिए वो एक पॉइंट होगा। यानी हम ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो मैंने लिखा, इसमें ऑब्जेक्ट का मतलब है, फिजिक्स में उसको बोल दिया पॉइंट ऑब्जेक्ट। द मोमेंट आई से इट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिर उसका वो एक कार है, वो एक बस है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। इट इज ए पॉइंट। व्हेन इट इज ए पॉइंट तो इसकी पोजीशन कोई एक्स वाई जेड ही होगी। तो अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स किसी रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू विद टाइम, जैसे टाइम का मतलब जैसे मैंने स्टॉप वॉच ऑन की तो ऑन होते ही टाइम तो पास होता जा रहा है, टाइम पास होता जा रहा है, बट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बदल नहीं रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि विद टाइम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर नॉट चेंजिंग। तो अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू विद टाइम चेंज नहीं होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में बोला जाता है, और अगर चेंज होते हैं तो उसको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूविंग बोला जाता है या मोशन बोला जाता है। अब क्योंकि देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, तो फर्दर एक बना दिया है कि अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ओनली एक्स चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कि ये वन डायमेंशनल। वो खाली एक्स भी हो सकता है, खाली वाई भी हो सकता है, खाली जेड भी हो सकता है। यानी उन 3 कोऑर्डिनेट्स में से इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग देन इट मीन्स इट इज वन डायमेंशनल मोशन, एंड इफ 2 आर चेंजिंग एनी 2 देन इट इज नोन एज 2 डायमेंशनल मोशन। और तीनों ही चेंज होते हों तो इसको बोल देते हैं कि ये 3 डायमेंशनल मोशन है। तो ऐसे फर्दर कुछ नेम दे दिए गए हैं, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग होगा उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स किसी फ्रेम में डिफाइन हुए होंगे, और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंजिंग है विद टाइम तो ये मोशन है, और अगर चेंजिंग नहीं है तो ये रेस्ट है। ये एक बहुत बेसिक सी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमें बहुत बेसिक टर्म्स, आपने 9th में सब बातें पढ़ी हैं, बट एक बार उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। आपने एक टर्म पढ़ी है डिस्टेंस, और ऐसे ही एक टर्म है डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत आसान सी बात कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूविंग होगा तो मूव होते हुए
जो भी वो पाथ फॉलो कर रहा है, उस पाथ की जो लेंथ होती है, दैट लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आप समझें कि पाथ जो है, आपने पोजीशन इनिशियल क्या थी, फाइनल क्या है, ये सब आप रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू ही डिफाइन कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये भी रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू ही हो रहा है। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है यानी लास्ट पॉइंट है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। इससे बहुत आसान एक बात कि अगर एक सर्कुलर आर्क पर एक ऑब्जेक्ट चलता हुआ ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट है बी, ए से चलकर के बी तक पहुंचा, तो ये सर्कल ऑफ रेडियस आर है और वो डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे गया। तो जो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल हुआ वो ये सरकमफ्रेंस है। सर्कल में सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? पाई आर। तो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड क्या है? पाई आर। लेकिन उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट वो कितना है? वो है 2r। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पाई आर और डिस्प्लेसमेंट है 2r। और क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा, जैसे मैं यहां एक एरो बनाऊं, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट ऐसा एक एरो बना दूं, तो इस एरो का ये हेड है और ये टेल है। तो एक एरो का जो हेड होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को एम करता है। यानी जब भी डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होगा तो डिस्प्लेसमेंट के साथ एक डायरेक्शन हम डिफाइन कर पाएंगे। तो फिजिक्स में जिस भी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन एक्सप्लेन हो सकती है या डायरेक्शन डिफाइन हो सकती है, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। और जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन हो सकता है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन का मीनिंग ही नहीं, इट इज लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स only magnitude is there। और डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी, so has magnitude as well as magnitude and direction both, magnitude and direction both। तो डायरेक्शन को साथ लेते हुए एक बार जरा एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हम ग्राउंड पर जो 4 डायरेक्शंस हैं आपके पास, देखो ग्राउंड एक 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। कोई भी फ्लोर इज व्हाट? लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, हाइट नहीं आती उसके ऊपर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर ही चल रहा है तो हमेशा उसके 2 कोऑर्डिनेट्स ही चेंजिंग है, थर्ड कोऑर्डिनेट जो हाइट है वो चेंजिंग नहीं है। तो इसलिए इस ब्लैक बोर्ड पर हम हमेशा 2 डायमेंशन शो कर सकते हैं। तो मैं एक केस ले रहा हूं कि ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ये बोर्ड पर एक ग्राउंड शोन है जिसमें डायरेक्शंस इस तरह से गिवन है। तो एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से ईस्ट डायरेक्शन में सपोज 10 मीटर गया और फिर नॉर्थ की तरफ
10 मीटर गया। पहले वो ईस्ट की तरफ गया 10, फिर वो नॉर्थ की तरफ गया। तो ऐसा पूछना कि उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, और ऐसा पूछना कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्या है बेसिक डेफिनेशन कि लेंथ ऑफ पाथ क्या है, 10 + 10 20। लेंथ ऑफ पाथ इज 10 + 10 20, और स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंथ क्या है, नाउ इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 10 + 10, लेकिन डिस्टेंस तो 20 हुआ, बट ये बना हाइपोटेन्यूज, तो क्या बनना है, √10² + 10², यानी कि 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट है 10√2। अब साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या, तो ये जो एरो है जो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, उस एरो की डायरेक्शन क्या, क्या वो ईस्ट है, आंसर इज नो। क्या वो नॉर्थ है, आंसर इज नो। वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की कोई डायरेक्शन है, और ईस्ट के साथ या नॉर्थ के साथ ये एंगल हम ढूंढ सकते हैं। इस ट्राइंगल में दिस एंगल इज थीटा, देन tan थीटा इज 10/10, that is 1. It gives you theta equal to 45 degree और π/4 रेडियन। तो आंसर क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज 10√2 मीटर, 45 डिग्री विद ईस्ट। अब विद ईस्ट नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, क्योंकि इधर भी जा सकते हैं विद ईस्ट। सो 45 डिग्री विद ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा स्पेसिफाई कर देंगे तो ये डायरेक्शन कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाएगी। 45 डिग्री विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो इनिशियली मैथमेटिकल टूल्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री जो डिस्कस किया था, उसमें आप याद करें तो कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन डिस्कस किया था। तो बहुत बार, जैसे अभी तो मैंने एग्जांपल बनाया कि 10 मीटर ईस्ट में और दूसरा 10 मीटर नॉर्थ में, यानी ये दोनों हुए म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हो सकता है कि ये नॉर्थ में जाने की बजाय यहां गया होता, तो डिस्प्लेसमेंट जब बनाते तो ट्राइंगल जो बनता वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनता। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको लॉ ऑफ कोसाइंस की हेल्प लेनी पड़ती है, इसलिए वो आपको पहले सिखाया। एक वैसा एग्जांपल और देख लीजिए कि ये 10 डिग्री 10 मीटर ईस्ट में पहले गया, और फिर ये 10 मीटर इस डायरेक्शन में, ये भी 10 मीटर है, लेकिन ये 60 डिग्री विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। ये गिवन है हमें कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर ईस्ट में 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट बोलेंगे इसको, एंड देन 10 मीटर टुवर्ड्स 60 डिग्री विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। और फिर से फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ इज 10 + 10 20, length of path is 10 + 10 20. Now what is displacement? Displacement starting point
और लास्ट पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी इस ट्राइंगल में यू हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ। और ये अब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर जाएं। तो यहां आपको यूज करना है कोसाइन रूल कि ये लेंथ, सपोज इस लेंथ की वैल्यू है s, तो ये 10 और इस 10 और 10 के बीच का ये एंगल पता है, ये 60 है तो ये कितना है 120। तो आपके पास cos 120, ये एंगल जिन दो साइड्स के बीच में है, आप मैथमेटिकल टूल्स के उस लेक्चर में जाकर के ये दोबारा से देख भी सकते हैं। ये cos ऑफ दिस एंगल, ये एंगल इन दो साइड्स के बीच में है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस अपोजिट s स्क्वायर अपॉन क्या 2 इंटू 10 इंटू 10। इसकी हेल्प से s सॉल्व होगा। बट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज cos 120। अब इसीलिए आपको इनिशियली टूल्स में ये सब बात सिखाई थी। cos 120 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यानी cos 90 प्लस 30 इज माइनस साइन 30, और साइन 30 तो होता है 1/2। इट मीन्स cos 120 इज माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 पुट करें यहां, ये आपके पास 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस s स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10। तो ये 2 कैंसिल, ये आपके पास माइनस 10 स्क्वायर है, माइनस 10 स्क्वायर, और यहां पर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। इफ यू सॉल्व इट इज s स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, which means s square is 3 times 10 square. So what is s? s is under root 3 times 10, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है 10 रूट 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 10 रूट 3 मीटर, और उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ ये जो एरो है, इस एरो का हेड इस तरफ है। तो इस डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगर ये थीटा ढूंढ लेता हूं, तो ये थीटा विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ आंसर होगा। अब इस थीटा को कैसे फाइंड आउट करना? अगेन आपको एस पता है, यही सब यूज करके आप वापस थीटा ढूंढ सकते हैं। यानी आप यहां इसको लिखें cos थीटा इक्वल टू, अभी थीटा इन दोनों के बीच में है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस, माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस इंटू दिस इंटू 10 इंटू 10 रूट 3। तो 10 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो cos थीटा क्या आता है 10 रूट 3 स्क्वायर, यानी 10 रूट 3 इंटू 10 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10 रूट 3। तो 10 रूट 3 कैंसिल हो गया, एक 10 कैंसिल हो गया, क्या बचता है रूट 3/2, और cos थीटा रूट 3/2 का मतलब होता है कि थीटा है 30 डिग्री। तो 10 रूट 3 मीटर 30 डिग्री विद ईस्ट, 30 डिग्री विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। ये सबसे पहला पॉइंट आपने समझना है कि कोई भी केस देकर के आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। इन दिस केस गिवन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट पहले 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है और फिर वो 10 मीटर 60 डिग्री विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है, इस कंप्लीट मोशन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आंसर है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 10 रूट 3 मीटर। इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है?
तो आंसर है 30 डिग्री विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ ये भी समझे कि ये जो मैंने टर्म लिखी है 30 डिग्री विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं कि ये है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बस 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में का मतलब होता है 30 डिग्री विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मोस्टली फिजिक्स में आपको जो आंसर दिए रहते हैं वो इतनी बड़ी बात नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब होगा विद वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होगा विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ठीक है, धीरे धीरे ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आप चाहे तो ऐसा ही लिख लें, लेकिन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये बेसिक डेफिनेशन, और मैंने इस तरह से 2 एग्जांपल्स भी आपको कराए। इसमें एक ये भी बात समझें कि हो सकता है किसी केस में, जैसे यहां ये एक ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलता है उसी पर वापस आ जाता है, लाइक दिस। ये वो चला 10 मीटर, ये चला 8 मीटर, ये चला 15 मीटर। तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड? तो आंसर है 10 प्लस 8 प्लस 15, लेंथ ऑफ पाथ। बट क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट में देयर इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 0 है, कि लास्ट पॉइंट वही है जो स्टार्टिंग पॉइंट था। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। यानी किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है, लेकिन लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड कभी भी 0 नहीं हो सकती ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल। अगर मूवमेंट हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लेने के बाद, और यहां एक ये भी बात समझें कि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम जैसे कॉमनली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर देते हैं। तो इसको सिंबॉलिकली जब भी लिखना है तो एस ऊपर एक एरो बना देना है। ये डिनोट करता है कि आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो। अगर आप एरो नहीं लगाते हो, खाली एस लिखते हो, इसका मतलब है कि आप डिस्टेंस लिख रहे हो। कैसे डिनोट करें ना, एक ही सिंबल एस यूज होना डिस्टेंस के लिए भी, वही यूज होना डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। यूनिट वाइज ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। तो एरो लगा है तो यानी आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, एरो नहीं लगा है तो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो। अब डिस्प्लेसमेंट में फर्दर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा हूं तो फिर एस ऐसा मॉड कर देते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सब मेथड्स बनाए हुए टू एक्सप्रेस, जिससे बार बार ऐसा लिखना नहीं पड़े। तो खाली एस लिखा है तो डिस्टेंस है, एस पर एरो लगा है तो वो डिस्प्लेसमेंट है, और इसको ऐसा मॉड लिया हुआ है तो वो क्या है? वो मैग्नीट्यूड है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी टू एक्सप्रेस द थिंग्स। अब नेक्स्ट एक पॉइंट ये समझना है कि जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गए, उसमें कोई टाइम टेकन है, और उस इंटरवल में, उस इंटरवल को भी आप स्टडी कर रहे हो साथ में, यानी जो भी टाइम टेकन है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सम टाइम इंटरवल, that interval can be say 5 seconds, 10 seconds, like that. तो उस डिस्टेंस को उस टाइम इंटरवल जो भी लिया गया उससे डिवाइड कर दिया जाए तो इस रेशियो को बोलते हैं एवरेज स्पीड इन दैट टाइम इंटरवल। किसी भी ऑब्जेक्ट
के लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, अब ये सब बात बार बार बोलने की नहीं है कि वो मूवमेंट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू लिया गया था, पोजीशन इनिशियल, पोजीशन फाइनल किसी फ्रेम में ली गई थी, तो ये रेशो से जो एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो रही है ये भी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही है। फ्रेम टू फ्रेम बात बदलनी है, तो हम जब भी कोई बात कर रहे हैं तो किसी फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू ही कर रहे हैं। तो अगर आपने डिस्टेंस को टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया, जितने टाइम का डिस्टेंस लिया, तो ये उस इंटरवल की एवरेज स्पीड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, उसी टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज वेलोसिटी इन दैट टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है तो एवरेज स्पीड भी स्केलर है, एवरेज स्पीड भी किसी टाइम में ही डिफाइन होनी है, एवरेज वेलोसिटी भी किसी टाइम में ही डिफाइन होनी है। और समझना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही यूज होगा डिवाइड करने के लिए। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी, देखो जो भी क्वांटिटी वेक्टर होती है उसको एरो लगा देते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा, और डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है तो फिर इसकी भी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ये वही होगी जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर। ठीक है, ये बेसिक सी बात थोड़ी आप समझ के रखें, और इसी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट में मिल रहे हैं साथ में, तो आप प्रैक्टिस करें, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।